हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके अंदर लेक्चर नंबर 14 को देखेंगे, जिसका टॉपिक है रिसोर्स लेवलिंग। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ये जितने भी हम लेक्चर्स वगैरह आपको डिलीवर कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, अगर इनमें से किसी की भी स्लाइड्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए हो, तो जो स्लाइड इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इसके लास्ट में एक फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हर लेक्चर के बाद उसकी स्लाइड्स को जो है अपलोड कर दिया जाता है और लेक्चर की अपडेट्स भी मिलती रहती हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज जो आपको नजर आ रहा है, इसको भी आप लाइक कर लें, ताकि और भी किसी किस्म की कोई चेंजिंग्स आती हैं या कोई लेटेस्ट अपडेट होती है तो हम आपको वो बताते रहेंगे। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 14 की तरफ। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने असाइनिंग रिसोर्सेज का टॉपिक पढ़ा था। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और आज का टॉपिक हम उसी से आगे लेके चलेंगे। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लंबे लंबे लेक्चर नहीं है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट से लेक्चर है एज कम्पेयर टू उन लेक्चर्स के जो आप यूनिवर्सिटी में एक एक घंटे की या डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लासेस में ले रहे होते हैं। मैंने वही टॉपिक्स बहुत छोटे करके 20 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट की वीडियोस के अंदर करा रखे हैं। तो कोशिश करें कि आप पूरी सीरीज को देखते चले जाएं और लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 13 14 तक आने में आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप चाहें तो एक ही दिन में बैठ के देख सकते हैं। और उससे फायदा ये होगा कि अगर आप इस सीक्वेंस में मेरे लेक्चर्स को देखेंगे, सुनेंगे और आगे चलेंगे, तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर से क्लियर होंगी। अगर आप अलग से इंडिविजुअली एक वीडियो देख के अपना एक जस्ट यही कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो भी ठीक है, आपको उसमें भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर लेक्चर को उसी लेवल पे रख के समझाऊं जिस लेवल का वो लेक्चर है, और उसी के अंदर उसको कंप्लीट करूं। लिंक में बहुत कम करता हूं लेक्चर्स को। अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो, फिर मजबूरी बन जाती है, तो फिर लेक्चर्स को मैं लिंक भी कर दिया करता हूं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिसोर्स लेवलिंग का है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो रिसोर्स लेवलिंग के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि व्हेन वी वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, the different kind of resource involvement in the project. Your material for the project is kind of resource. Your staff which is working hard for the project success is a kind of resource as well. अब जब आप रिसोर्स की बात करते हैं तो रिसोर्स क्या है? जरूरी नहीं है कि रिसोर्स को फाइनेंशियल ही हो। हाँ, फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब आप रिसोर्स की बात कर रहे हो तो फाइनेंस ही आपका रिसोर्स होगा। आप जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेलेवेंट प्रोजेक्ट है तो उसमें जो आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपका बेसिक कोई आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए जो आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे के सारे आपके रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट है उस पर आप अकेले तो डेफिनेटली काम नहीं कर रहे होते, आपके साथ कोई ना कोई मेंबर होते हैं, आपकी टीम होती है, आपके एम्प्लॉयज होते हैं। तो वो जो आपका स्टाफ होता है बेसिकली, वो भी आपका रिसोर्स से ही कहलाता है, जो कि बहुत मेहनत कर रहा होता है आपके प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए। तो रिसोर्स लेवलिंग के कंसेप्ट को समझने से पहले आप इस पॉइंट को बेहतर रहेगा कि समझ लें कि रिसोर्स के अंदर जस्ट मटेरियल ही नहीं आता, जस्ट फाइनेंस ही नहीं आता, आपका स्टाफ भी आता है। और इस बात को मैंने क्लियर इसलिए किया है कि आगे आने वाली चीजों के अंदर जब भी मैं रिसोर्स लेवलिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं ज्यादातर रिसोर्स लेवलिंग को स्टाफ से रिलेट करके चीजों को पढ़ाऊंगा, तो ताकि आपको चीजें इजीली समझ आती जाए। वरना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेक्चर। लेकिन स्टाफ से ही मैं इसको रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ स्टाफ है। और अगर मैं स्टाफ का नाम नहीं लेता तो इसका मतलब ये नहीं था कि स्टाफ रिसोर्सेज में नहीं आता। रिसोर्सेज में आपका फाइनेंस भी आता है, रिसोर्स में आपका मटेरियल भी आता है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रिसोर्सेज में आपका स्टाफ भी आता है। लेकिन इस लेक्चर को समझाने के लिए, इस लेक्चर के अंदर जो कंसेप्ट हैं उनको अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए, यहाँ पर मैं ज्यादातर जब भी रिसोर्स की बात करूंगा तो मैं स्टाफ की एग्जाम्पल को रिलेट करके साथ लेके चलूंगा, क्योंकि स्टाफ जो होता है वो ह्यूमन बींग्स होते हैं, आपकी और हमारी तरह इंसान होते हैं। हम उनकी रेलेवेंट एग्जाम्पल को लेके चलेंगे तो चीजें आसानी से समझ आएंगी। लेकिन ये रिसोर्स लेवलिंग का कंसेप्ट आपके मटेरियल्स पे भी आता है, आपके फाइनेंस पे भी आता है, और बाकी सब चीजों पे बिल्कुल ऐसे ही आता है जैसा मैं आपको स्टाफ के रेलेवेंट समझा रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, आपका जो स्टाफ है वो एक तरीके से आपका सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। आपके पास किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मटेरियल बहुत सारा मौजूद है, आपके पास टाइम बहुत सारा मौजूद है, आपके पास पैसा बहुत सारा मौजूद है, लेकिन आपके साथ काम करने वाले लोग नहीं है, स्किल्ड पर्सन नहीं है, आपका स्टाफ नहीं है, तो वो सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो किसी काम के नहीं है। तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपका स्टाफ होता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर टू टेक केयर ऑफ योर स्टाफ यूटिलाइजेशन देयर स्किल्स टेक केयर ऑफ योर स्टाफ यूटिलाइज देयर स्किल्स एट द मैक्सिमम लेवल बाय टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है
क्योंकि वो ओवरऑल प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होता है। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट को मैनेज करते हुए उसके अंदर जितने रिसोर्सेज हैं प्रोजेक्ट के अंदर, उनको मैनेज करना भी उसी प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। अब जब वो रिसोर्सेज को मैनेज करना उसकी जिम्मेदारी है, तो रिसोर्सेज के अंदर मैंने आपको बताया कि आपके एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं, उनका ख्याल रखना भी उसकी जिम्मेदारी है। अब उसमें ख्याल कैसे रखा जाता है? ख्याल ऐसे रखा जाता है कि कोशिश ये की जाती है कि एक आपका स्टाफ मेंबर, उसकी जो स्किल्स हैं, आप उन स्किल्स को मैक्सिमम लेवल पे जाके इस्तेमाल करें। आप उसकी जो नॉलेज है उसको मैक्सिमम लेवल पे जाके इस्तेमाल करें अपने प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए। लेकिन साथ साथ इस चीज का भी ख्याल रखें कि आप उसको इतना ज्यादा ओवर प्रेशर ना कर दें कि उसकी हेल्थ डाउन जाना शुरू हो जाए। ठीक हो गया? ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे जाके आपको समझ आती चली जाएंगी। तो होता क्या है कि जब एक बंदे के पास बहुत नॉलेज होती है, बहुत स्किल होती है, तो समटाइम उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जाता है कि उसको बहुत ज्यादा जो है ओवर प्रेशर कर दिया जाता है। उस पर इतनी काम की ड्यूटी काम डाल दिए जाते हैं, उसको इतनी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं कि वो उन जिम्मेदारियों के तले इतना दब जाता है कि अगर वो ईमानदारी से काम करता चला जाता है तो उसकी सेहत खराब होना शुरू हो जाती है, उसकी हेल्थ डाउन जाना शुरू हो जाती है, या फिर हेल्थ डाउन जाने से पहले पहले वो क्या करता है कि उस प्रोजेक्ट को इग्नोर करने लग जाता है, उससे जान छुड़ाने लग जाता है। और दोनों सिचुएशंस में अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट खराब होता है और साथ साथ आप अपने उस एम्प्लॉय को भी खो देते हैं। हो सकता है कि वो आपके पास से रिजाइन करके चला जाए। ठीक हो गया? तो इस चीज को आपने बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जब आप सारे के सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, तो आपका जो मोस्ट वैल्यूएबल प्रोजेक्ट है उसका ख्याल आपने इस तरीके से रखना है कि उसकी सारी की सारी स्किल्स को भी आप प्रॉपरली इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ इस चीज को भी यकीनी बनाएं कि वो उसकी हेल्थ डाउन ना जाए, उसकी वैल्यू करें, उसकी कदर करें। लेकिन फिर भी सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ एडहॉक टास्क आ जाते हैं। ठीक हो गया? एडहॉक टास्क क्या होते हैं? जो कि आपने जब प्रोजेक्ट स्केड्यूल किया, जब बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जब आपने प्रोजेक्ट के सारे टास्क देखे कि ये टास्क हमने करने हैं, और आपके पास जितना भी स्टाफ था उस सब स्टाफ को आपने वो सारे के सारे टास्क बड़े अच्छे तरीके से असाइन कर दिए, इस चीज का ख्याल रखते हुए असाइन कर दिए कि कोई आपका जो स्टाफ मेंबर है वो ऐसा ना हो कि वो 2 घंटे काम करके फारिग बैठा हो और उसके बरस दूसरा जो है वो 8 घंटे काम कर रहा हो। आपने इक्वली उनको इस तरीके से आपने टास्क को जो है उनके ऊपर डिवाइड किया कि अगर एक आदमी 4 घंटे काम कर रहा है तो दूसरा भी 4 घंटे करे, तीसरे भी 4 घंटे करे, और उन 4 घंटों में आपने उनको टास्क भी इस तरीके से दिए कि उनकी स्किल्स जो हैं वो मैक्सिमम लेवल पे जाके यूटिलाइज हो सके। ये तो आपने काम कर दिया, आपका प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया, प्रोजेक्ट के ऊपर सारे बड़े प्रॉपर्ली काम करते चले जा रहे हैं, लेकिन बीच में कोई एडहॉक टास्क आ गया। जरूरी नहीं होता कि आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जरूरी नहीं कि आप वही करते रहेंगे और प्रोजेक्ट खत्म होगा और नेक्स्ट दे दिया जाएगा और फिर आप उसके ऊपर नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देंगे और आप आगे पीछे नजर उठा के देखेंगे भी नहीं। ऐसा भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको अपना प्रोजेक्ट के साथ सम टाइम बीच में कोई एडहॉक टास्क आ जाते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इश्यूज आ जाते हैं, आपको उनको भी सॉल्व करना पड़ता है। सम टाइम आपका प्रोजेक्ट पे काम करते हुए कोई और साथ ऐसा टास्क आ जाता है जिसको साथ साथ करके देना लाजमी होता है, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी टीम का ही के रेलेवेंट ही काम होता है, तो वो भी आपको साथ साथ अपने प्रोजेक्ट के मैनेज करना पड़ता है। आई होप सो कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। अब एक बंदा जो कि ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे जाके काम कर रहा था, जो जितना उसके पास टाइम है वो सारा का सारा टाइम वो जो है इस्तेमाल कर रहा था प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटी जो उसको साइन की गई है उसके ऊपर, और अपनी वो मैक्सिमम स्किल्स भी इस्तेमाल कर रहा था, वहां पर वो सारा कुछ कर रहा था। अब जब उसके ऊपर एडहॉक टास्क की भी ड्यूटी आ जाएगी तो दैट मीन्स कि उसको ओवर टाइम लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स कि वो ओवर बर्डन होगा। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है? मसला ये आ गया, जरूरी तो नहीं है कि आप जानबूझ के किसी को ओवर बर्डन करेंगे, लेकिन एक आदमी को आपने प्रॉपरली सबको अपना अपना टास्क असाइन किया हुआ है, सब आसानी से अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा टास्क आ गया, वो मजबूरी है, वो करना भी है, तो डेफिनेटली जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं आप उन्हीं में से ही किसी को असाइन करेंगे ना। तो जब भी आप उसको असाइन करेंगे वो एडहॉक टास्क होगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के अलावा हट के आ रहा होगा, थोड़ी देर के लिए आ रहा होगा, लेकिन जितने टाइम के लिए आएगा वो आपके एम्प्लॉय को ओवर बर्डन तो करेगा। अभी आपने जानबूझ के तो नहीं किया, करना भी इसको लाजमी है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? ऐसी सिचुएशन में आप रिसोर्स लेवलिंग करते हैं। ठीक हो गया? और रिसोर्स लेवलिंग कैसे होती है? ये प्रोजेक्ट मैनेजर की ड्यूटी होती है
कि वो अपनी मैनेजमेंट टेक्निक को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके इन चैलेंजेस का मुकाबला करे, इनसे लड़े, और उस मैनेजमेंट टेक्निक्स जो वो इस्तेमाल करेगा ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए, उसको क्या कहेंगे, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, उसको हम कहेंगे रिसोर्स लेवलिंग। ठीक है, हो गया। रिसोर्स लेवलिंग इज वन टेक्निक टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ इश्यूज। रिसोर्स लेवलिंग इज यूज्ड व्हेन देयर इज रिसोर्स स्कैर्सिटी। ठीक हो गया। अब रिसोर्स स्कैर्सिटी क्या होती है? स्कैर्सिटी का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज की मांग जो है वो ज्यादा हो रही हो और सप्लाई कम हो गई हो, तो उस चीज को हम रिसोर्स स्कैर्सिटी कहते हैं। लेट्स से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला आपका एक स्टाफ मेंबर था, ठीक है, वो जितना काम कर सकता था वो उतना कर रहा है, लेकिन उसकी डिमांड उससे ज्यादा हो रही है। ठीक हो गया। तो उस रिसोर्स की, उस पर्टिकुलर रिसोर्स की स्कैर्सिटी होना शुरू हो जाएगी, यानी कि डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई कम है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको रिसोर्स लेवलिंग करनी पड़ती है। तो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज बुक एक मौजूद होती है, जो कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सारी तरकीबें और सारी चीजें बताती है, और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए गाइड भी करती है। और मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि PMBOK लिख कर आप गूगल पे सर्च करें और देखें कि क्या चीज होती है। ये पूरी की पूरी एक तरीके से गाइड है जो कि आपको स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के। तो वो गाइड आपको बेसिकली क्या कहती है रिसोर्स लेवलिंग के बारे में, कि अ टेक्निक इन विच स्टार्ट एंड फिनिश डेट्स आर एडजस्टेड बेस्ड ऑन रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, यानी कि रिसोर्स की तरफ से जो रुकावटें आ रही होती हैं, जो कंस्ट्रेंट्स आ रहे होते हैं, उसकी बेस के ऊपर आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट की स्टार्ट और फिनिश डेट्स को जो है एडजस्ट करते हो। ठीक है, और विद द गोल ऑफ बैलेंसिंग द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज विद द अवेलेबल सप्लाई। और आपको ये जो काम आप कर रहे होते हो इसमें आपका ओवरऑल गोल क्या होता है? आपका ओवरऑल गोल ये होता है कि किसी तरीके से आप आपके जो रिसोर्स की जो डिमांड है उसको आप सप्लाई के साथ बैलेंस कर दो, यानी कि जितनी की डिमांड आ रही है उतनी आप सप्लाई कर सको, या फिर जितना आप सप्लाई कर रहे हो उतनी ही उसकी डिमांड हो। मतलब इन दोनों चीजों को एक दूसरे के साथ बैलेंस करने के लिए आप अपने प्रोजेक्ट की स्टार्ट और फिनिश डेट को किसी ना किसी तरीके से रिसोर्स कांस्टेंट के हिसाब से, रिसोर्स की तरफ से आने वाली रुकावटों के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हो। तो ये क्या कहलाता है? रिसोर्स लेवलिंग कहलाता है। ठीक हो गया। अब रिसोर्स लेवलिंग को आप करते कैसे हो? डेफिनेशन तो हमने बता दी, हमने ये भी देख लिया कि रिसोर्स लेवलिंग की जरूरत कब पड़ती है। ठीक हो गया। तो रिसोर्स लेवलिंग को करने का तरीका क्या होता है? वो सिंपल सी बात है, वो ये होता है कि आप सबसे पहले बजाय इसके कि एक आपका जो स्टाफ मेंबर है वो ऑलरेडी 1 से 2 टास्क पे काम कर रहा है, ठीक है, और आप उसको अडॉक टास्क तीसरा भी दे देते हो और आप उसको ये बोलते हो कि अब तीनों कामों पे एक साथ काम करो, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो बजाय इसके आप क्या करते हो कि उसके जो टास्क होते हैं ना उनकी आप उनको प्रायोरिटाइज करते हो। जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है उसको आप कहते हो कि सबसे पहले आप इसको करो, उसके बाद आप उससे कम प्रायोरिटी वाले को, और उसके बाद उससे कम प्रायोरिटी वाले को परफॉर्म कर देना। बजाय इसके कि आप इन तीनों को साथ परफॉर्म करो, आप उसको ये बोल देते हो कि इसमें से पहले इसकी ज्यादा प्रायोरिटी है तो पहले आप इसको परफॉर्म कर दो। अब जरूरी नहीं है कि वो आपका जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है उसी की प्रायोरिटी, उसी के टास्क को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, ऐसा नहीं है। लेट से हो सकता है कि एडहॉक काम जो आया हो वो अर्जेंट बेसिस पे करना हो, तो आप क्या करेंगे कि आप फौरन स्विच कर जाएंगे एडहॉक टास्क पे और एडहॉक टास्क को सबसे पहले परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट के टास्क 1 टास्क 2 जिस पे आप काम कर रहे थे उसमें से आप पहले उस पे आ जाएंगे, टास्क नंबर पे, उस टास्क पे आ जाएंगे जो सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी पे है, फिर उसके बाद आप सेकंड पे मूव कर जाएंगे। ठीक हो गया। तो आपको क्या किया जाता है कि प्रोजेक्ट के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं और कोई एडहॉक टास्क या फिर एक्स्ट्रा ड्यूटीज आ जाती हैं और वो भी आपसे ही करने की डिमांड की जा रही होती है, तो आप क्या करते हैं कि आप उसको प्रायोरिटाइज करते हैं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला टास्क होता है उसको आप टॉप पे ले जाते हैं, जो उससे कम होता है उसको उससे नीचे, और उससे नीचे उससे नीचे, इस तरीके से। फिर अगेन बात ये आ जाती है कि आप उसको प्रायोरिटाइज तो करेंगे, ये तो समझ आ गया कि जो ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप नॉर्मल लेवल पे भी ऐसी रिसोर्स लेवलिंग कर रहे होते हो, जब आपके पास 1 से 2 काम होते हैं तो आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, आप पहले वो करते हो और उसके बाद दूसरा आप करते हो। ये तो कॉमन सेंस है, इसी चीज को हम रिसोर्स लेवलिंग भी कह रहे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि आप रिसोर्स लेवलिंग करते हुए जो प्रायोरिटी वाली बात है, आप प्रायोरिटी कैसे दोगे? क्योंकि अगर आपकी जात तक के हद तक के काम है, आपका अपना कोई काम है, तो उसमें तो आपको पता होता है कि नहीं यार मेरे लिए पहले ये इंपॉर्टेंट है, पहले मैं ये कर लेता हूँ, दूसरी तरफ ये वाला मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है तो या फिर इसको पहले कर लेता हूँ या फिर दूसरे वाले को बाद में कर लूंगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से करके आप प्लान कर लेते हो। बट द पॉइंट इज कि जब आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो 3 टास्क आपको दे दिए, तो आपके लिए तो तीनों टास्क ही है, ठीक है, और वो तीनों टास्क ऐसे हैं जो कि आपके स्किल सेट को मैच करते हैं, इसीलिए तो आपको प्रोवाइड किए गए। लेकिन अब आप उसके अंदर से ये कैसे फाइंड आउट करोगे कि पहले किसको करूं? ये तो आपको नहीं पता कि प्रायोरिटी किसको देनी है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो? ठीक है, आप फ्लॉट वैल्यू एक्टिविटी की फाइंड आउट करते हो, आप टास्क की
एक्टिविटी मैं टास्क को ही रिलेट करके कह रहा हूँ, जो मैं एक्टिविटी वर्ड यूज कर रहा हूँ तो कभी टास्क यूज कर रहा हूँ, तो इन दोनों वर्ड से मेरा एक ही मतलब है। यहाँ पर मैं आपको बस अपना जो मैसेज है वो पुट अप करना चाहता हूँ। एक्टिविटी और टास्क एक ही चीज है इस वक्त, जो मैं आपको ये दो वर्ड यूज कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब आप क्या करते हो, आप अपने टास्क की या फिर आप अपने एक्टिविटी की फ्लॉट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक हो गया। अब फ्लॉट वैल्यू क्या होती है और फ्लॉट वैल्यू फाइंड आउट करने से होता क्या है? Float value of a task in the project tell us how much we can delay this task without blocking other tasks for progressing. फ्लॉट वैल्यू में ये होता है कि आप ये करते हैं कि जब आप अपनी जो आपके पास लेट से 3 टास्क हैं, ठीक हो गया, तो आप उन टास्क में से ये देख लेते हैं कि हम किस टास्क को किस हद तक डिले कर सकते हैं। लेट से एक टास्क ऐसा है कि जिसको आप लेट से 2 दिन डिले कर भी देते हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ एक टास्क ऐसा है जिसको आप जस्ट 1 डे भी डिले करते हो तो उसके 1 डे डिले होने से आपके प्रोजेक्ट की आगे वाली सारी की सारी एक्टिविटीज ही रुक जाएंगी। ठीक है, तो ये तो काम खराब हो रहा है। तो इसलिए आप ये चीज देखते हो कि किस टास्क को हम कितना ज्यादा डिले कर सकते हैं। ये चीज आपको कहां से पता चलती है? आपको फ्लॉट वैल्यू से पता चलती है। ठीक हो गया। फ्लॉट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जब आपको ये पता चल गया कि एक टास्क को मैं 3 दिन डिले कर सकता हूँ, दूसरे टास्क को मैं 2 दिन तक डिले कर सकता हूँ, और एक टास्क ऐसा है जिसको मैं मैक्सिमम जो है 1 आवर तक डिले कर सकता हूँ, तो आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले उसको करेंगे जिसके लिए टाइम आपके पास थोड़ा है। क्योंकि अगर उसको आपने डिले कर दिया, लेट्स से जिसके पास 1 आवर डिले करने का टाइम है, उसको आपने 3 दिन के लिए डिले कर दिया, तो आपका एक टास्क ही नहीं डिले होगा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आगे से स्लिप कर जाएगा अपने स्केड्यूल से। तो आप सबसे पहले, अब आप देखें ऑटोमेटिकली आपके पास प्रायोरिटीज आ गई कि जिसके पास कम टाइम है पहले उसको करो, फिर उसके बाद उससे दूसरे वाले को, फिर उसके बाद तीसरे वाले को, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा डिले टाइम था। तो इस तरीके से फ्लॉट वैल्यू मालूम करके आप अपने टास्क को मैनेज कर लेते हैं। और होता क्या है, जब आप ये सारा काम कर लेते हैं, रिसोर्स लेवलिंग कर लेते हैं, तो एट द एंड ऑफ सक्सेसफुल रिसोर्स लेवलिंग आपके पास 2 न्यू वैल्यूज आती हैं जिसको RS और RF कह रहे होते हैं। अब ये RS और RF क्या है? तो RS मींस रिसोर्स स्टार्ट और RF मींस रिसोर्स फिनिश डेट्स। ठीक हो गया। ये बेसिकली 2 डेट्स होती हैं और ये नई आ जाती हैं। मींस ये कि पहले तो आपने जब प्रोजेक्ट आप कर रहे थे, आपने स्टार्ट किया, तो आपने हर एक रिसोर्स को यानी कि अपने हर एक स्टाफ मेंबर को कुछ कुछ टास्क असाइन किए होंगे और उन टास्क की कुछ डेट्स भी बताई होगी कि इस डेट से स्टार्ट होगा, इस डेट पे एंड होगा। लेकिन जब आपने एडहॉक टास्क उसके अंदर एक बंदे को और दे दिया, तो डेफिनेटली उस एडहॉक टास्क को भी वो उन टास्क के साथ तो नहीं कर सकता। अब वो चीजों को प्रायोरिटाइज करेगा। क्या पता कौन से वाले टास्क की पहली प्रायोरिटी बने, कौन से की सेकंड और कौन से की थर्ड। तो डेफिनेटली जब ये प्रायोरिटीज चेंज होंगी, तो प्रायोरिटीज के चेंज होने से तमाम टास्क की स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट पे जो है इम्पैक्ट आएगा। और वो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट जो टास्क की होगी, वो डेफिनेटली आपका जो रिसोर्स यानी कि स्टाफ मेंबर है उसकी जो ड्यूटीज उसको साइन की गई थी उसके ऊपर भी इम्पैक्ट करेंगी। कि यानी कि पहले अगर एक बंदे की जो ड्यूटी है वो 10 दिन में खत्म हो रही थी, अब उसको एडहॉक टास्क दे दिया है, तो उसने सारी चीजों को दोबारा से रीस्केड्यूल किया है, तो हो सकता है कि अब वो 12 दिन के अंदर जाके खत्म हो या 14 दिन के अंदर जाके खत्म हो। तो होता यही है कि जब आप सक्सेसफुल रिसोर्स लेवलिंग करते हैं तो RS एंड RF वैल्यूज भी चेंज हो जाया करती हैं। तो आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से रिसोर्स लेवलिंग का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से इसको बड़े ही सिंपल और सादा लेवल पे, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बता देता हूँ। अगर आपको समझ आ चुका है तो यहाँ से आगे सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा मेरी एक समरी सुन लें, ताकि ये समरी अगर आपको याद रहे तो आपके माइंड में एक रिसोर्स लेवलिंग का कंसेप्ट हमेशा के लिए रहेगा। रिसोर्स लेवलिंग सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप जब ये देखते हैं कि किसी बंदे की, मैं दोबारा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बंदे की, एक स्टाफ मेंबर की जो कि खुद एक रिसोर्स है, उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है लेकिन वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी है। तो आप क्या करते हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसा तरीका निकालते हैं कि उसकी डिमांड और उसकी अवेलेबिलिटी दोनों मैच कर जाएं। यानी कि किसी तरीके से टास्क को इस तरीके से स्केड्यूल कर दिया जाए कि जो काम इसी ने करने हैं हम इनको इस तरीके से स्केड्यूल कर दें कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले से करवा लें, फिर उसके बाद दूसरा करवा लें, फिर उसके बाद तीसरा करवा लें, बजाय इसके कि एग्जैक्टली एक ही टाइम पे उसको करने के लिए सारे काम कहे जाएं और बावजूद इसके कि वो ठीक से कर सकता हो तो तब भी वो ना कर पाए, क्योंकि वो ओवर स्ट्रेस है, वो ओवर बर्डन है और वो बहुत ज्यादा थक चुका है। तो इस चीजों को आप लेवल कर लो, लेवल करके आप उसी से करवा लो, लेकिन तरीके से करवाओ। इस चीज को आप रिसोर्स लेवलिंग कहते हो। और लेवलिंग करने के लिए टास्क की प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, और प्रायोरिटाइज करने के लिए आपके पास स्लॉट वैल्यू का कंसेप्ट होता है। तो आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी इसको लेके कोई क्वेश्चन हो तो मेरा ट्विटर
अकाउंट आपको सामने नजर आ रहा है, इसको फॉलो करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक का पेज जो है उसका भी लिंक आपको इसी स्लाइड पे नीचे कॉर्नर में नजर आ रहा होगा, आप यहाँ पे मैसेज करके भी अपनी कोई डिमांड पुट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें ये बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम जरूर कोशिश करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल आपके उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं और उसको कवर करें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही वो सपोर्ट है जो आप लोगों की तरफ से हमें मिलती है और मोटिवेट करके रखती है एक्स्ट्रा और से और लेक्चर बनाने में और अच्छे से अच्छे लेक्चर बनाने में। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।